आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है जो कि था कैलकुलेटिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बाय एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट की मदद से हम कैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस से मुराद ये है कि जब आपके पास 1 किलोग्राम की आइस हो और उसको आपने पानी में तब्दील करना हो तो उसके लिए जितनी आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसको हम असल में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और वो अगर आइस के लिए सप्लाई करें तो वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और जब बर्फ पानी में तब्दील हो रही होगी तो उस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फिर हमने एक ग्राफ को लिया था टेम्परेचर और टाइम का, और उस ग्राफ से हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि आपके पास पहले 1 मिनट तक जो आइस का टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर 1 मिनट से लेकर 4.6 मिनट तक आइस जो है वो पानी में तब्दील होती है। फिर फर्दर आपके पास जब सारा का सारा आइस पानी में तब्दील हो जाता है तो 4.6 मिनट से लेकर 9.2 मिनट तक वो जो पानी बना होता है उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज किया जाता है। फिर इन्हीं तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने देखा था कि जो टाइम लगा आइस को मेल्ट होने के लिए वो 3.6 मिनट था। जो टाइम लगा पानी का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बना जाने के लिए वो 4.6 मिनट था। तो फिर हीट जो इस्तेमाल हुई ताकि जो टेम्परेचर है पानी का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो सके, वो असल में हमारे पास ये m जो कि मैस होगा मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ जूल पर किलोग्राम निकल कर आई थी। अब हमने इधर से ही आगे बढ़ना है और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है यानी कि HF उसको कैलकुलेट करना है एक्सपेरिमेंटली। अब चूंकि हम वो जो हीट चाहिए होगी ताकि पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सके वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास जब टेम्परेचर पानी का 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो कितनी तेज़ी के साथ हीट एब्जॉर्ब कर रहा था वाटर ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सके। तो फिर जो रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट है हमारे पास यानी कि कितनी तेज़ी के साथ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है पानी ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ सके, वो असल में हमारे पास होगा कितनी हीट सप्लाई की गई है उस टाइम ड्यूरेशन में जो कि Q है डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है जो कि T0 था। तो चलें इसको लेवल भी कर लेते हैं कि Q हमारे पास हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाली है हीट, जबकि T0 टाइम टेकन बाय वाटर टू हीट फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टाइम है। अब हम तो चूंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास तो आइस तो अपना फेस चेंज कर रहा है इस टाइम ड्यूरेशन से लेकर इधर तक ना, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह रहा है, लेकिन टाइम गुजर रहा है यानी कि हीट तो एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि सारी की सारी हीट इस्तेमाल हो रही है वो जो आइस के बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको ब्रेक करने में। तो फिर इस टाइम ड्यूरेशन में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलें तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी इन टाइम TF तो वो अब हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास बराबर होगी, ये असल में हमारे पास हीट रिप्रेजेंट होगी क्योंकि इस टाइम जो हीट प्रोवाइड की जा रही है वो हीट ऑफ फ्यूजन होगी और उस हीट ऑफ फ्यूजन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं QF के साथ जो कि बराबर होगी कितनी तेज़ी के साथ हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट। तो यहाँ से ये कॉपी करेंगे हम और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि किस टाइम ड्यूरेशन में हम ये बात कर रहे हैं, और वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्चुअली हमारे पास TF है। तो यहाँ पे मैं टाइम ड्यूरेशन वो लिख लूंगा TF, जबकि TF वो टाइम है जो कि आइस लेती है मेल्ट होने के लिए और जो कि 3.6 मिनट था। अभी जो QF है ये हमारे पास एक्चुअली आ जाएगा, यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा QF इज इक्वल टू, इस रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट की जगह हम पुट कर देंगे कैपिटल Q डिवाइडेड बाय T0 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ये रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट की वैल्यू पुट की है और मल्टीप्लाई आ जाएगा TF। तो ये वो हीट है QF जो एक्चुअली एब्जॉर्ब हो रही होगी इन टाइम TF। अब के जो हीट फ्यूज करने के लिए यानी कि फ्यूजन करने के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है QF, वो एक्चुअली हम जान के आ चुके हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के लेक्चर में कि जो QF होता है हमारे पास वो एक्चुअली बराबर होता है कितना अमाउंट ऑफ मैटर है यानी कि सॉलिड है जिसको आपने लिक्विड फेज में लेके जाना है उसका मैस और मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि HF है। जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो सके। तो अब इस QF की जगह असल में हम यहाँ पर MHF पुट करेंगे, फिर उस HF वहाँ से हम HF जो कि असल में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी टाइम्स की वैल्यूज को पुट करेंगे तो वो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे अब आ जाएगा MHF जो कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है टाइम ड्यूरेशन TF में वो है और वो इक्वल आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये M आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर M
चले MHF मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी जो Q है ये असल में ये वो हीट थी जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल हुई थी, और वो हमारे पास निकल कर आई थी m मल्टीप्लाई बाय 4.5 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 5। तो अब हम उस Q नॉट की जगह वो वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, बीच में यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन आ जाएगा, फिर फ्रैक्शन आ जाएगी, जबकि T नॉट आ जाएगा, और T नॉट की जो वैल्यू है वो एक्चुअली वो 4.6 मिनट है, जो कि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए टाइम लगा है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख लूँगा 4.6 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा टाइम TF जो कि फ्यूजन के दौरान टाइम लगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे फ्यूजन, सॉरी मैं कह रहा हूँ, असल में ये जो आपके पास बर्फ़ है उसको पानी में तब्दील करने के लिए जो वक्त लगा है उसको हम TF टाइम कह रहे हैं, जिसको मैं फ्यूजन टाइम कह रहा हूँ। तो अब आपके पास वो कितना है, वो एक्चुअली 3.6 मिनट है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो अब आपको नज़र ये आ रहा होगा कि ये जो मैस लेफ्ट हैंड साइड पे है ये राइट हैंड साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हमारे पास आइस के लिए HF, वो एक्चुअली निकल कर आ जाएगी HF। और अभी हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि है 4.2 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअली आ जाएगा 3.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 15.12, और इसको हम डिवाइड करेंगे 4.6 के साथ, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 3.2, और राउंड ऑफ कर लेंगे अगर सेकंड डिजिट तक तो वो फिर 3.29 हो जाएगा। राउंड ऑफ में आपके पास सेकंड डेसिमल के बाद कर रहा हूँ ना, तो 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 5 आ जाएगा, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन HF का जो यूनिट है वो जूल पर किलोग्राम है। और ये जो वैल्यू है ये असल में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की, यानी कि एक्सपेरिमेंट की मदद से जो कैलकुलेट की गई है ये वो वैल्यू है। जबकि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है या जो एक्चुअल वैल्यू है H, उसको हम A लिख लेते हैं, या चलें HF ही लिख लेते हैं, उसको बाद में रिप्रेजेंट कर लेंगे, HF प्राइम कर लेते हैं ये एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो असल में है 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर +5 जूल पर किलोग्राम। तो चलें इसको अभी हम लिख भी लेते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की। और अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें या देखें तो आपके पास 10 टू द रेज़ पावर 5 इसमें भी है, 10 टू द रेज़ पावर 5 इसमें भी है। पहला जो डिजिट है न्यूमेरिकल नंबर में आपके पास वो 3 है, इसमें भी 3 है। सेकंड डेसिमल, फर्स्ट डेसिमल है और सेकंड डेसिमल है, उसमें फ़र्क आ रहा है, और ये जो फ़र्क है ये बहुत मामूली है। इसका मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपने अभी हमने कैलकुलेट की है वो असल में बहुत क्लोजली मैच कर रही है जो एक्चुअल वैल्यू है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की। तो इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो कंसिस्टेंट है एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के साथ। तो अब इन्हीं वैल्यूज़ के लिए हम एक्चुअली एक परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं कि कितना एरर है एक्चुअल वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल एरर वैल्यू में। तो उसको हम कहते होते हैं, असल में जो कैलकुलेशन हम करने लगे हैं वो परसेंटेज एरर की है, कि यानी कि कितना परसेंट एरर है, ये कितनी परसेंट इनकंसिस्टेंसी है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में और थ्योरेटिकल वैल्यू में। तो परसेंटेज एरर हमारे पास बराबर होता है कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को आप माइनस कीजिए थ्योरेटिकल वैल्यू में से, तो यहाँ पे बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा, और डिवाइड कीजिए जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे। अगर ये नेगेटिव नंबर आता है तो उसको आप मॉड ले लीजिए, तो यहाँ पे मॉड आपने पहले लेना है, ठीक है, वो पॉजिटिव कर देता है, और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम वो वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। HF जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो एक्चुअली है 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 5, उसके बाद माइनस आ जाएगा 3.36, तो 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर, और उसको हम डिवाइड फिर करेंगे एक्चुअली जो थ्योरेटिकल वैल्यू है जो कि एक्चुअली कितनी थी 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 5, फिर इसका हम ले लेंगे मॉड यहाँ पर, यानी कि वो ताकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू कह लें यहाँ पर ताकि वो पॉजिटिव दे दे उसको, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। तो जो परसेंटेज एरर है हमारे पास वो फिर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, इधर भी 10 टू द रेज़ पावर 5 है, इधर भी 10 टू द रेज़ पावर 5 है, तो वो असल में टोटल मेजरमेंट में से वो कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो वो कॉमन लिख के यहाँ पर 10 टू द रेज़ पावर 5 हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद 3.29 को हम माइनस कर लेते हैं -3.36 से, और उसको फिर हमने डिवाइड भी करना है एक्चुअली
3.36 के साथ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा और साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 10⁵5। ये एक्चुअली 10⁵5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो अब इसके बाद सिर्फ बड़ी सादा सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे जाएंगे, क्लियर करेंगे, 3.29 को माइनस करेंगे हम 3.36 के साथ, तो इसका जवाब आ गया 0.07। ये नेगेटिव जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू इसको पॉजिटिव कर देगी और इसको फिर हमने डिवाइड कर देना है 3.36 के साथ, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 0.02। और फिर इसी 0.020 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, तो जवाब आ जाएगा आपके पास 2.08%। तो जो परसेंटेज एरर है हमारे पास वो एक्चुअली निकल कर आ गया है 2.08%। अब ये जो है परसेंटेज एरर, ये असल में ये बता रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि जब आपके पास परसेंटेज एरर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर तकरीबन 5% की रेंज में हो तो आप उस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये फिजिक्स में इसको कहा जाता है। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट एरर यहाँ पर आ रहा है, वो परसेंटेज एरर आ रहा है, वो एक्चुअली 5% से भी कम है, 5% के आधे का भी उससे भी कम है। तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और उससे आपने बहुत अच्छे तरीके से एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट किया है। तो आज हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बाय एक्सपेरिमेंट की मदद से कैलकुलेट की है।